हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर के साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स क्लास 11th के ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं और नोट्स को देख लेते हैं तो आपको नोट्स काफी अच्छे से समझ आएंगे। उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यू के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रखे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आईडी प्रोवाइड करा दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। 7.1 डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सो स्टूडेंट, इसके थ्रू हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की एबिलिटी, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूंगी। रिसेंटली आपने क्लास 10th में बोर्ड दिए। सो स्टूडेंट, जब आपने बोर्ड दिए तो आपका एक प्रॉपर टेस्ट हुआ जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स परफॉर्म करने थे। तो स्टूडेंट, टेस्ट में आपकी क्वालिटीज, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इन सबको चेक करा जाता है। उसके बाद आपको मार्क्स दिए गए कि आपने किस क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म करा और किस क्वेश्चन में आपने बुरा परफॉर्म करा। वो आपका कहलाता है मेजरमेंट। एंड में आपको मूल्यांकन करा जाता है जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। उसमें आपको ओवरऑल मार्क्स दे दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसको फिजिकल एजुकेशन से कोरिलेट करूं तो आप सभी जने जानते हैं कि अगर आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या ओलंपिक लेवल पे जाना है तो उससे पहले आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें आपकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी चेक करी जाती है। तो स्टूडेंट, हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपको आर्चरी स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है। तो उसके लिए टीचर क्या करेगी? तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले टीचर आपका टेस्ट लेगी, आपकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी को चेक करा जाएगा। देन ये देखा जाएगा कि किसकी एक्यूरेसी बेस्ट है, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करा जाएगा। सो स्टूडेंट, जिसका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट होगा ये उसका मेजरमेंट कहलाएगा। सो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट मेरा इवैल्यूएशन निकलेगा कि ये स्टूडेंट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो स्टूडेंट, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टेस्ट इज अ प्रोसीजर to check the qualities, performance and reliability of something. Next definition, the tests are the devices by which we can evaluate one's skill, knowledge and capabilities. So test के थ्रू हम evaluate करते हैं एक इंसान की skill, उसकी knowledge, उसकी capability. तो स्टूडेंट, मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक मूवी है MS धोनी, जिस मूवी में दिखाया गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है स्पोर्ट्स में एंट्री लेने के लिए। उन्होंने कितने सारे टेस्ट पहले दिए, फाइनली फिर जाके वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए। सो टेस्ट के थ्रू उनकी क्वालिटीज, उनकी क्वांटिटीज, उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना, हर चीज जो है चेक करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो टेस्ट लेने के बाद प्लेयर को मेजर करा जाता है जिसमें जितना भी उसका क्वांटिटेटिव डाटा है उसको रिकॉर्ड करा जाता है और उसके बेसिस पे फाइनली डिसीजन लिया जाता है। सो इट मीन्स टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा, कलेक्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा यूजिंग डिफरेंट टेस्ट टेक्नोलॉजीज इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो जिसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट लेके, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू, उसको मेजरमेंट कहते हैं। सो जब टेस्ट हो जाता है तो एक स्कोर रिकॉर्ड करा जाता है जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, अलग अलग टेस्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनियर्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं टेस्ट को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट, हमने MS धोनी का एग्जांपल देखा जिसमें हमने देखा कि उन्होंने काफी ज्यादा टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद फाइनली उनको मेजर करा गया और मेजर करने के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर हमने फाइनली उनको जाके बताया कि सर आपका ये स्कोर कार्ड रहा और बाकी प्लेयर्स से आपने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। तो स्टूडेंट, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजरमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन स्किल्स और लेवल ऑफ फिटनेस of an individual by using test and relevant techniques. Next definition, measurement is about the collection of data about the performance or task completed by a sports person by using a test. So basically measurement एक collection of data है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड तभी करेंगे जब एक इंसान टेस्ट परफॉर्म करेगा, टास्क को कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि आपका टेस्ट लिया गया है, देन आपको मेजर करा गया है जिसमें आपको स्कोर कार्ड दिया गया है। इवैल्यूएशन में आपको बताया जाता है कि आप ये क्वालिफाई कर चुके हो
या नहीं कर चुके हो, आप पास हो चुके हो या फेल हो गए हो। तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। तो इवैल्यूएशन स्टेट्स वंस एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड अचीवमेंट लेवल, असेसिंग द क्वालिटीज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल थ्रू देयर परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरे जीवन भर आपकी लाइफ में आपके साथ चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ एफर्ट, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग अडॉप्टेड टू अचीव द गोल इज नोन एज इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने हम एफर्ट मारते हैं, जो सुपरविजन करा जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को अचीव कर सको, उसी को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो फाइनली जो एमएस धोनी को बताया गया कि सर आप क्वालिफाई हो चुके हो और आपको हम इंडियन टीम में सिलेक्ट करते हैं, तो ये उनका इवैल्यूएशन था। तो इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी। सबसे पहले एमएस धोनी जी ने काफी ज्यादा टेस्ट परफॉर्म करे, देन उनके जितने भी टेस्ट में मार्क्स स्कोर हुए उसको रिकॉर्ड करा गया, जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। एंड फाइनली जब उनको हमने बताया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम, तो ये उनका इवैल्यूएशन था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहले टेस्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमें ये जानना होता है कि जो हमारा स्टूडेंट है या इंडिविजुअल है उसको कितना पता है इस टेस्ट के बारे में। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इट मेजर्स द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल को जो है वो डायग्नोस्ट करता है, चेक करता है कि स्टूडेंट को टेस्ट के बारे में कितना पता है, कितनी नॉलेज है, कितना नहीं पता है, और जो गैप है उसको फिल करने की भी ड्यूटी जो है वो उस कोच की होती है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ। इसमें हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगाते हैं कि उनकी पास्ट में क्या क्या वीकनेसेस थी, स्ट्रेंथ थी, और उन पे काम किया जाता है, उसको बेहतर बनाया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है एक स्टूडेंट की, इंडिविजुअल की नॉलेज को चेक करने के लिए किया जाता है कि उसको टेस्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, और इंस्ट्रक्टर उसे गाइड करता है कि किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ को लेके, और किस तरीके से अपनी वीकनेस को रिमूव कर सकता है, और इसी तरीके से उनकी जो प्रोग्रेस है वो देखी जाती है और बेटर बनाई जाती है। नेक्स्ट टेस्ट है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट जो होते हैं वो रिपीटेटिव मैनर में होते हैं, जैसे कि आपके एफएज होते हैं उसी तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को बार बार टेस्ट के बारे में चीज़ें समझाई जाती हैं और रिकॉल करवाया जाता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बैट्समैन है, उसका जो है एक शॉट हमेशा गलत लगता है, तो बार बार उसके कोच जो है उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसको रिकॉल करा रहे हैं ताकि वो चीज़ उसकी इंप्रूव हो सके। क्लियरली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये तब तक आपको प्रैक्टिस कराई जाती है जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट जो है ये बार बार एक प्लेयर को करवाया जाता है ताकि वो उस कमी को दूर करके उसमें बेहतर हो सके। नेक्स्ट टेस्ट इज बेंचमार्क टेस्ट। इसमें जो स्टूडेंट है वो मास्टर हो चुका है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी हैं, एंड ही एंड शी इज़ आंसरेबल टू ऑल द क्वेश्चन विच एवर इज आस्क बाय द कोच और द इंस्ट्रक्टर। अगर कोई भी इंसान उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो काफ़ी अच्छे से आंसर कर पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उसने मास्टरी हासिल कर ली है उस टॉपिक में। बेसिकली इसमें जो भी इंस्ट्रक्टर या टीचर्स आपको सिखाते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट के थ्रू, और स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उन्हें कितना है, और अगर स्टूडेंट प्रॉपर्ली आंसर कर रहा है, आंसरेबल है, डेमो करके बहुत अच्छे से दिखा रहा है, तो हाँ वो बेंचमार्क टास्क में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है और मास्टरी हासिल कर चुका है। नेक्स्ट टेस्ट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बेसिकली इसमें चेक करा जाता है पीपल की एबिलिटी लैंग्वेज को लेके कि उनकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है। इसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जो इंसान है वो प्रोफिशिएंट हो चुका है लैंग्वेज में या नहीं। नेक्स्ट टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो आप सभी जने जानते होंगे। इसमें आपकी इंटेलिजेंस और आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, उसी के साथ साथ आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है, वर्बल रीजनिंग कितनी अच्छी है, स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, उसी के साथ साथ बाकी सारी एबिलिटीज़ चेक होती हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज को लेके मेनली चेकिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गाइज कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस आर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाइज नेक्स्ट पे मूव करेंगे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और आप सब जने जानते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से, और फूड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। पूरी बॉडी में जो फूड है वो सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, लेकिन इन ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कौन करता है? हार्ट एंड लंग्स। तो यहां पर हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स
to the working muscles and the ability of those to allow sustained exercise। यानी हार्ट, लंग और ब्लड वेसल तीनों मिलके काम कर रहे हैं, हर एक बॉडी पार्ट तक आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं ताकि जो आपकी मसल्स हैं वो काफी अच्छे से काम करें और आप काफी हेल्दी लाइफ जी पाओ। इसी को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। आप कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस and physical exercise such as swimming, jogging, running, skipping, jump a rope and aerobic exercise। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको काफी हेल्प करेंगी आपके हार्ट और लंग्स को हेल्दी रखने। हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस or the amount of force a muscle or a group of muscle can exert। So basically इसमें होता ये है कि जो आपकी मसल्स हैं वो मिलकर कितनी ताकत लगा रही हैं उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बुक को उठाना है तो वो जो बुक है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, वो रुकावट का काम करेगी बिकॉज उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि अपनी पूरी ताकत लगाओ और उस बुक को उठाने की कोशिश करो। सो उस समय आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे होंगे। ओके, सो जब मसल्स मिलकर काम को करती हैं और कितनी ताकत से करती हैं उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। गाइस, आप स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं पाउंड्स में एंड डाइनीज में, ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट यूनिट है। सो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि स्ट्रेंथ को किस में मेजर करा जाता है, तो आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। स्ट्रेंथ को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, एक होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो गाइस नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसमें ये होता है कि आप पूरी तरीके से थक चुके हो और फिर आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी इज नोन एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। द एबिलिटी टू overcome resistance or to act against resistance under the condition of fatigue। fatigue मतलब होता है थकान। थकने के बाद आप किस तरीके से रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो उसी को स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहा जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग रेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। गाइस नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एक ए इंसान है और उसका हाथ मोड़ा जाता है, तो हाईएस्ट कितना लेवल तक उसको हम मोड़ रहे हैं कि उसको पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है उसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो गाइस जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। सो गाइस पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपका द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। आप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कोई सेकंड पर्सन हेल्प कर रहा है उस मूवमेंट को करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आप मूवमेंट कर रहे हो लेकिन कोई अदर पर्सन आपको हेल्प नहीं करता है, आप खुद ही अपनी कोशिश करते हो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने की, ठीक है। आप इसके पार्ट्स देखते हैं। सो गाइस स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी उन स्पोर्ट पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है जो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में होते हैं, बिल्कुल ठहराव वाली पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डाइविंग, सिटिंग या लाइंग इन पोजीशन में है तो उनको जरूरत होती है। गाइस नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप मोशन में होते हो और उस समय जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस कर रहे हो तो उस समय आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम डायनेमिक। सो गाइज हम बात करेंगे बॉडी कंपोजिशन की। बॉडी कंपोजिशन इज द परसेंटेज ऑफ द लीन बॉडी मास, एग्जांपल बोन, टेंडन्स, मसल, वाटर, लिगामेंट, ऑर्गन एक्सेट्रा इन कंपैरिजन टू बॉडी फैट। तो बेसिकली ये कह रखा है कि आपका जो लीन बॉडी मास है वो इस सब चीजों का होना चाहिए, बट उसमें कभी भी फैट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर आपकी बॉडी में बोन्स, टेंडन्स, मसल, वाटर, लिगामेंट, ऑर्गन इन सब का मास है तो चाहिए, लेकिन फैट नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं। मेन के लिए हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट क्या होता है, तो वो होता है आपका 15 to 18%, वाइल जो आपकी वुमेन है उनके अंदर होता है 20 to 25%। सो गाइज आप अपनी बॉडी से फैट की परसेंटेज को कम कर सकते हो जॉगिंग करके, स्विमिंग करके, साइकिलिंग करके, कॉन्टिन्यूअस स्लो रनिंग करके, क्लाइंबिंग स्टेयर्स,
ये सारी एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगी आपके फैट को रिड्यूस करने में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ये डेवलप करने वाले थे बोरा एंड अदर्स। इस टेस्ट को डेवलप करा था 1943 में। इसको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट, इससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कितना फ्लॉलेसली काम कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट, मैं इसका पर्पस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है ये। आपका हार्ट कितना प्रॉपर्ली काम कर रहा है इसको चेक करने के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट, इसके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, एक बॉक्स, स्टॉप वॉच होनी चाहिए। मेल के लिए जो बॉक्स है वो 20 इंच का होना चाहिए और फीमेल के लिए जो बॉक्स है वो 16 इंच का होना चाहिए। ये आपने इंचेस जरूर याद रखने हैं बिकॉज एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बॉक्स पे चढ़ेंगे, उतरेंगे, 30 कंप्लीट स्टेप्स लेने उन्हें पर मिनट और 5 मिनट्स तक वो ऐसे करेंगे। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो 1 मिनट में 30 स्टेप चढ़ने हैं और उतरने हैं और ऐसा उन्हें 5 मिनट तक करना है। सो स्टूडेंट, हम इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल यही है कि द बैक एंड द लेग ऑफ द पार्टिसिपेंट शुड बी स्ट्रेट। जो बैक है और जो लेग है पार्टिसिपेंट की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ करना कुछ नहीं है, एक बॉक्स है, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है। जिस तरीके से आप स्टेयरकेस को चढ़ते हैं और उतरते हैं उसी तरीके से करना है। सेकंड रूल ये है, आपने स्टॉप वॉच का यूज करना है। थर्ड रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी पार्टिसिपेंट है वो हाफ पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे। आपने ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं जो काफी ज्यादा हैवी हैं या फिर जिसमें आपको मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपने हाफ पैंट्स का यूज करना है और स्पोर्ट्स शूज पहन के ये एक्सरसाइज करनी है। सो स्टूडेंट, जैसे ही 5 मिनट की एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद उनकी पल्स रेट काउंट होगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पल्स रेट काउंट होगी वो 1 मिनट के बाद काउंट होगी और पूरे 30 सेकंड तक उनकी पल्स रेट काउंट होगी। देन हम 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट तक का रेस्ट देंगे। 2 मिनट के बाद दोबारा से पल्स रेट काउंट करी जाएगी 30 सेकंड के लिए और 2.5 से लेके 3 मिनट तक का हम रेस्ट देंगे। 3 मिनट के बाद दोबारा काउंट होगी पल्स रेट और वो भी 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हम तीनों रिकॉर्डेड पल्स रेट को एक फॉर्मूले में यूज करेंगे। सो स्टूडेंट, ये है वो फॉर्मूला, फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन द रिकवरी पीरियड। सो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिकॉज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है और बिना इस फॉर्मूले के आप इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमने 5 मिनट्स तक ये एक्सरसाइज करनी है। 5 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 5 मिनट में 300 सेकंड्स होते हैं। उसके साथ साथ हमने जितनी भी पल्स रेट काउंट करी थी, सो स्टूडेंट, आपने जो 3 पल्स रेट रिकॉर्ड करी थी वो आपने इस तरीके से मेंशन करनी है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो पहला 1 से 1.5 मिनट जो पल्स रेट था वो 90 था। देन 2 से 2.5 मिनट जो पल्स रेट था वो 80 था। देन 3 से 3.5 मिनट जो पल्स रेट था वो 60 था। स्टूडेंट, एक चीज और बता देना चाहती हूँ, ये पल्स रेट डिफर कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। सो वो टेस्ट लेने से ही पता चलता है कि इंसान का जो पल्स रेट है वो कैसे चल रहा है। सो ये वेरी हो सकता है। सो स्टूडेंट, इसके बाद आपने जितनी भी पल्स रेट है उनका सम निकाल लेना है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 230 और इसका इस्तेमाल आपने फॉर्मूले में करना है। सो स्टूडेंट, ये है वो फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लिखना है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड। टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड थी आपकी 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट। तो अभी हमने सम निकाला था कि जो पल्स रेट थी वो 230 थी। देन आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो स्टूडेंट, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट, जब आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आएगा 65.22। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम टेबल को देखेंगे। सो स्टूडेंट, ये आपकी टेबल है। सो स्टूडेंट, अगर आप ये टेस्ट मेल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ये वाली टेबल देखेंगे और अगर आप फीमेल के लिए कर रहे हैं तो ये वाली टेबल देखेंगे। अब हमारा जो यूनिट आया है वो 65.22 आया था और मैंने मेल के लिए परफॉर्म करा था। सो 65.22 इस में लाई करता है एंड ये जो इसका रेटिंग स्केल है वो एवरेज है। सो स्टूडेंट, यानी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है इस पर्सन की वो एवरेज है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आप इस टेस्ट से कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का पता लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस टेस्ट के एडवांटेजेस हैं कि इसके लिए लेस इक्विपमेंट की नीड होती है, बहुत ही सस्ता होता है ये और काफी सिंपल इंस्ट्रक्शन है, बहुत इजीली इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट इसकी डिसएडवांटेज ये है, जिनकी अच्छी हाइट होती है उनके लिए तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन बाकियों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। प्लस जो ऑब्सेस पीपल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो फूडी इंसान होता है, फैटी इंसान होता है, उसके लिए सुटेबल नहीं है। सो स्टूडेंट मस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर डिफरेंट टेस्ट आते हैं, जिनमें से एक है पुशअप टेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पर्पस चेक कर लेते हैं। टू मेजर द मस्कुलर एंड्योरेंस ऑफ द शोल्डर एंड द आर्म। सो स्टूडेंट ये मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करने में हेल्प करता है शोल्डर और आर्म्स की। इसी के साथ साथ स्टूडेंट हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत इसमें नहीं होती है। सो स्टूडेंट इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने पुशअप की पोजीशन ले लेनी है। आपके जो हैंड होंगे वो इस तरीके से बाहर निकले होंगे। आपने नीचे की तरफ अपनी बॉडी को ले जाना है। ध्यान रखिएगा कि आप फ्लोर के साथ टच ना करें। देन आपने वापस उसी पोजीशन में आ जाना है और इस तरीके से आपने बार बार करना है। आपको मैक्सिमम पुशअप मारने जितना आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मेल के नॉर्म्स देख लेते हैं। अगर आपकी एज 17 से 19 के बीच में है और आप सपोज 19 से 34 के बीच में ही जो है पुशअप कर पाते हैं, सो स्टूडेंट आप एवरेज कैटेगरी में लाई करेंगे। सो स्टूडेंट ये फीमेल का चार्ट है। सपोज एक जो लड़की है वो 11 से 20 ही पुशअप करती है, सो वो एवरेज कैटेगरी में आ जाएंगी, क्योंकि मेल और फीमेल में स्टेमिना अलग अलग होता है, इसीलिए उनके चेक करने का तरीका भी अलग अलग होगा। सो स्टूडेंट मैं इसको समराइज कर देती हूँ। ये आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं है और स्टूडेंट आर्म्स और लेग की हेल्प लेते हुए आपने इस तरीके से अपनी बॉडी को पुल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे, ये याद रखिएगा कि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल भी फ्लोर के साथ टच ना हो और आपने दोबारा अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाना है। और इसी तरीके से आपने पुशअप मारने हैं। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद आप टेबल चेक करेंगे कि आपने कितने पुशअप मारे हैं अकॉर्डिंग टू एज, और उसी से आपका पता चल जाएगा कि आप एक्सीलेंट हैं, गुड है, अबव एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, पुअर है या वेरी पुअर है। सो स्टूडेंट ये जो टेस्ट है वो आपका इंडोरेंस चेक करने में काफी ज्यादा हेल्प। नेक्स्ट टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। सो स्टूडेंट इसका पर्पस देख लेते हैं। टू मेजर द ग्रुप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एरिया ऑफ द हिप इंक्लूडिंग द लोअर पार्ट ऑफ द वेस्ट एंड बैक ऑफ थाई हैमस्ट्रिंग मसल। सो स्टूडेंट अगेन ये जो टेस्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि आपके पास एक सिट एंड रीच बॉक्स होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए और एक मैट होना चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो स्टूडेंट ये है सिट एंड रीच बॉक्स, जिसमें आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। आपने इस तरीके से पोजीशन लेनी है। आपकी जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। आपने अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखने हैं एंड देन आपने अपनी बॉडी को पुश करना है और अपने हाथ को यहाँ तक स्क्रॉल करते हुए ले जाना है, मैक्सिमम जहां तक आप जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि आपकी लेग जो है वो बिल्कुल भी बेंड ना हो। इसको फिर मेजर करा जाता है कि आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप लेके जा रहे हैं। सो स्टूडेंट प्रिकॉशन की बात यह है कि आपने ये टेस्ट झटके से नहीं करना है। आपने अपने दोनों हाथों को बहुत धीरे से आगे लेके जाना है एंड आपने इस पोजीशन में 2 सेकंड तक रहना है और उसके बाद आपका करेक्ट मेजरमेंट ले लिया जाएगा और उसी के साथ सिट एंड रीच टेस्ट फिनिश हो जाएगा। एंड में मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच